नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो यूपीएसआई की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें रीजनिंग का पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। तो भाई आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, जज कीजिए कि आप कहाँ सही कर रहे हैं और कहाँ गलत कर रहे हैं। जो गलतियाँ हैं उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरा मोटिव यही रहता है कि जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर, और ये जो टेलीग्राम अकाउंट है यहीं पर आप ज्वाइन करेंगे तो जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे उन सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाती है। तो भाई आप लोग यहाँ पर ज्वाइन ज़रूर कर लें। क्लियर है ना? तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भैया, आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यदि मैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की बात करता हूँ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्वायर है, ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर। इट मीन्स 2 डिफरेंट फिगर्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर भी सर्कल और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ सर्कल स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में ये तीनों के तीनों क्या हैं, स्क्वायर्स हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं, स्क्वायर्स हैं। तो जो अलग है वो हमारा क्या है भी, सेकंड ऑप्शन इसमें क्या है, अलग है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए भई, एक सीरीज आपको ये दी गई है और आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सीरीज क्या है हमारी, 250 के बाद है हमारा 350 के बाद है 471 और 471 के बाद है 615 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा ये आपको बताना है। पहले तो ये देखिए यहाँ का इनका डिफरेंस कितना है। इनका डिफरेंस है भाई 100 का, 100 का डिफरेंस है भाई। 250 और 350 में कितने का अंतर है, 100 का अंतर है। इसी तरह 350 और 471 में कितने का अंतर है, 121 का, 121 का डिफरेंस है। यहाँ से इन दोनों में कितने का डिफरेंस है भाई, इन दोनों में डिफरेंस है भाई, इसमें से 5 में से एक 4 और यहाँ पर क्या 4, तो 144 का, 144 का डिफरेंस है। तो अभी तक आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि ये जो डिफरेंस है ये एक परफेक्ट स्क्वायर में, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। तो आगे किसका होना चाहिए, 13 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 169 होता है। 13 का स्क्वायर होता है 169, और जब मैं इसमें 169 ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 784 आ जाता है। तो करेक्ट आंसर इज 784 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको ज़रा समझते हैं। देखिए भाई, इसने क्या कहा कि भाई डॉलर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है भाई हमें प्लस को। डॉलर किसको भाई, प्लस को। ए का कोड क्या है भाई, माइनस है। हैश का कोड है मल्टीप्लाई। एट द रेट का कोड है, एट द रेट जो है भाई वो डिवाइड के लिए। इसको सही कर लेना यहाँ पर, एट द रेट किसके लिए भाई, डिवाइड के लिए। ठीक है ना? तो और ये जो नीचे हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें दी है भाई 165। ये किसके बराबर है, 165 के। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, लिख लेते भाई 26। अब देखो हैश का मीनिंग क्या है, हैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाई को। 26 इंटू 13, एट द रेट का मीनिंग है डिवाइड 2। ठीक है ना? फिर यहाँ पर हमें फिल करना है, फिर 8 और एट द रेट का मीनिंग है फिर डिवाइड 4, और ए का मीनिंग कितना है अभी, -6 इक्वल टू कितना अभी 165। क्या ये बात इतनी क्लियर है? अब आप समझिए यहाँ से, जब आप इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 26 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 13 तो 169 यहाँ पर आ जाएगा। इस पार्ट की वैल्यू आ गई 169।
अब रही बात इस पार्ट की, यदि हम देखते हैं इस पार्ट को देखते हैं, इस पार्ट में यदि यहाँ पर हमें सिंबल फिट करना है, 8 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है भाई 2 आता है, -6 इक्वल टू कितना भाई 165 की बात समझ में आती है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या कैलकुलेशन हमें रखनी चाहिए, प्लस रखना चाहिए, माइनस रखना चाहिए, या हमें देखना चाहिए कि जिससे कि रिजल्ट 165 आ जाए। अब देखो यदि मैं यहाँ पर प्लस रखता हूँ तो इन दोनों को ऐड किया तो 171 में से 6 माइनस करेंगे तो 165। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि यहाँ पर प्लस होना चाहिए, और प्लस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था भाई, प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डॉलर, प्लस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है भाई, डॉलर कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, डॉलर इज द करेक्ट आंसर। डॉलर जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डॉलर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है जैसे वॉयलेट को कहा गया येलो, येलो को ग्रीन, ग्रीन को व्हाइट, व्हाइट को रेड, तो आपसे पूछा है कि कलर ऑफ लीफ, पत्ती का रंग क्या होगा। अब एक बात बताइए, पत्ती का जो कलर होता है आपको सभी को पता है भाई, हरे रंग की पत्ती होती है, ग्रीन कलर की, और ग्रीन को कोड करके क्या कहा गया, उसने कहा व्हाइट है, तो ग्रीन का कोड क्या है भाई, व्हाइट है, ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट। तो राइट आंसर इज व्हाइट इज द करेक्ट आंसर, सफेद जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। अगला क्वेश्चन भी देखिए, इसने क्या कहा भी, हमें दिया है स्मोकिंग फ्री, स्मोकिंग फ्री इज रिटन एज 72, इसको कोड करके लिखा भी 72, गो टू होम इसको लिखा भी 864। तो उसने पूछा है व्हाट आर द कोड फॉर द वर्ड फ्री एंड टू, फ्री वर्ड का और टू वर्ड का कोड क्या होगा। इसके लिए उसने हमें दो स्टेटमेंट दी, अब हमें ये बताना है कि इन दोनों का यूज करके आंसर मिलेगा या केवल एक का यूज करके, या दोनों का यूज करके भी हमें आंसर नहीं मिलेगा। चलिए अब जरा सोचते हैं भाई, यहां से पहले हमें कोड बताना है फ्री का। अब ये जो फ्री है ये कौन से सेंटेंस में आया, स्मोकिंग फ्री इज रिटन एज 72, दूसरे वाले सेंटेंस में गो टू होम, इसमें तो कहीं पर भी, चलो मैं इनको यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, स्मोकिंग फ्री, इसका कोड हमें दिया है भाई कितना भाई 72, और गो टू होम इसका कोड है भाई 864, ये हमें दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि फ्री और टू का कोड क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखो स्मोकिंग फ्री यही है ना, अब देखो यहां पर फ्री वर्ड आया या दूसरे सेंटेंस में फ्री है, यहां तो नहीं है। चलिए अब यहां पर देखते हैं जो हमें स्टेटमेंट दी है, क्या पहली स्टेटमेंट में फ्री वर्ड है, तो इसका मीनिंग फर्स्ट, और इट मीन्स यहां से जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी है और साथ में ये जो स्टेटमेंट है, इनका यूज करके हम फ्री का कोड बता सकते हैं। क्योंकि देखिए इन दोनों में 213 और 72 में क्या नंबर कॉमन है, 2 है, तो इसका मीनिंग फ्री का जो कोड है वो आ गया हमारा 2, फ्री का कोड क्या आ गया भाई 2। तो इसका मीनिंग हमें पहले स्टेटमेंट का यूज करके हमें फ्री का कोड मिल गया। लेकिन क्या 2 का भी कोड मिल जाएगा यहां से, नहीं, क्योंकि 2 तो आया ही नहीं है। अब 2 की यदि हम बात करते हैं तो गो टू होम, यहां पर गो टू होम इस सेंटेंस में 2 है, क्या पहले वाले में तो नहीं है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में यदि हम यहां पर देखें क्या 2 है, बिल्कुल है, नथिंग टू वरी लिखा है ना, 2 लिखा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कॉमन क्या है, यहां पर है इसका कोड 956, यहां पर है भाई कितना 864, तो यहां पर कॉमन क्या है भाई 6, तो 2 का कोड क्या आ गया भाई हमारा 6। तो जवाब देने के लिए मुझे इन दोनों फ्री और 2 का कोड बताने के लिए दोनों स्टेटमेंट की हमें जरूरत हुई। तो फर्स्ट और सेकंड बोथ आर रिक्वायर्ड, और ऐसा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। डाटा इन बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोनों ही मिलाकर वो सफिशिएंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है गुरु वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। गुरु जो है साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाता है, यहां से चलना शुरू किया और साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर वो चलता है, साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर वो चलता है, साउथ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर वो चलता है। क्लियर है भाई, गुरु वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ वो 5 किलोमीटर चलता है। अब उसने आके लिखा टर्न लेफ्ट, भाई लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है। अब आप यहां पर देखिए, जब आप साउथ की तरफ जाएंगे इधर तो होगा राइट और इधर होगा लेफ्ट,
और लेफ्ट की तरफ टर्न लिया और कितने किलोमीटर भाई 7 किलोमीटर वो वॉक करता है, 7 किलोमीटर वो वॉक करता है। देन ही टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ से उसने नॉर्थ की तरफ टर्न लिया और वॉक 3 किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ टर्न लिया और 3 किलोमीटर वो चलता है, 3 किलोमीटर चलता है और नॉर्थ की तरफ वो टर्न लिया। क्लियर है, नॉर्थ की तरफ उसने टर्न लिया और 3 किलोमीटर वो चलता है। अगेन ही टर्न वेस्ट, अब देखो यहां से वेस्ट किधर पड़ेगा, अब इस पर ध्यान देना, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, और वेस्ट में चलता है कितना भी 4 किलोमीटर वो वेस्ट में चलता है। ये वाला वो यहां से यहां तक हमने मान लिया भाई 4 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर एंड स्टॉप फॉर ए वाइल, ठीक है ना। देन ही वॉक 3 किलोमीटर मोर, इसके बाद 3 किलोमीटर और चलता है, तो 3 किलोमीटर, इसका मीनिंग 4 और 3 7, तो ये भी डिस्टेंस 7 ही थी, ये 3 किलोमीटर और चला, तो टोटल हो गया ना 7, 3 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये, 7, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या थी 7। अभी वो इसका मीनिंग वो यहां पर पहुंच चुका है और इस पार्ट की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर ही हो जाएगी, क्योंकि जितनी इधर है उतनी ये भी होगी। तो उसने पूछा हाउ फार इज गुरु फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो गुरु जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, तो भाई ये टोटल है 5, ये टोटल ये जो पार्ट था ये वाला पार्ट कितना भाई 5 किलोमीटर है, 5 में से ये 3 है, तो ये वाला कितना है 2 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर इज 2 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बातें समझ में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्या आता है उसको जरा समझिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रामू इज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट टूवर्ड्स साउथ। देखो भी, रामू इज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट टूवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ वो स्टैंड कर रहा है, इट मीन्स उसका फेस साउथ की तरफ है। ही वॉक्स 15 किलोमीटर स्ट्रेट, यहाँ से वो 15 किलोमीटर स्ट्रेट जाता है, यहाँ से वो 15 किलोमीटर क्या जाता है स्ट्रेट, ऐसे चलना शुरू किया, 15 किलोमीटर स्ट्रेट गया एंड टर्न राइट। उसने क्या किया फिर, यहाँ से राइट में टर्न लिया, राइट किधर होगा, इधर राइट होगा और राइट में टर्न लिया, राइट में टर्न लिया एंड वॉक 12 किलोमीटर स्ट्रेट, और यहाँ से राइट में टर्न लेकर 12 किलोमीटर वो चला, 12 किलोमीटर चला। फाइनली टर्न राइट, दोबारा फिर राइट में टर्न लिया एंड वॉक 15 किलोमीटर, और दोबारा राइट में टर्न लिया। अरे भाई आप इधर जा रहे हो, इट मीन्स वेस्ट की तरफ जा रहे हो, तो राइट में टर्न लेंगे तो इसका मीनिंग नॉर्थ में चलेंगे, राइट में टर्न लेंगे तो नॉर्थ की तरफ चलेंगे, और नॉर्थ में उसने कितना भी 15 किलोमीटर वो नॉर्थ में चला, 15 किलोमीटर वो नॉर्थ में चला। तो उसने पूछा हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पर है। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, तो ये वाला पार्ट भी तो कितना होगा 12, क्योंकि जितना हम साउथ में गए थे उतना हम यहाँ नॉर्थ में भी चले गए। भाई 15 हम साउथ में गए थे, 15 नॉर्थ में, तो इसका मीनिंग ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की डिस्टेंस जो होगी वो कितने हो जाएगी भाई 12 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई 12 किलोमीटर इस पार्ट की डिस्टेंस हो जाएगी। क्या ये बातें समझ में आती हैं? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सम रोम्बस आर स्क्वायर, कुछ रोम्बस स्क्वायर है। ध्यान से समझना भाई, कुछ रोम्बस क्या है स्क्वायर है। रोम्बस को आर से लिख दूंगा भाई, कुछ कहा आर, कुछ रोम्बस क्या है स्क्वायर है, कुछ रोम्बस क्या है स्क्वायर है। फिर कहा ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर जो हैं वो क्या है रेक्टेंगल है, सारे स्क्वायर जो हैं वो क्या है रेक्टेंगल है। आरईसी कर दिया, आरईसी से समझ जाइए भाई रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा है। अब देखो दो कंक्लूजन दिए, अब इनके बारे में बताना है। उसने कहा कि सम रेक्टेंगल आर रोम्बस, कुछ रेक्टेंगल जो है वो रोम्बस है, बिल्कुल सही है भाई। ये वो देखो, ये वो रेक्टेंगल हैं जो क्या है रोम्बस भी है, दिखाई दे रहा है। तो पहला क्या है बिल्कुल सही है। दूसरा रोम्बस इज ए रेक्टेंगल, रोम्बस इज ए रेक्टेंगल, इसका मीनिंग ये है कि ऑल रोम्बस, सारे के सारे रोम्बस क्या है रेक्टेंगल हैं। तो क्या ऐसा है? नहीं है। तो केवल और केवल पहला अनुसरण कर रहा है, ओनली फर्स्ट फॉलो ऑप्शन नंबर 3, ओनली फर्स्ट फॉलो। तो केवल पहला अनुसरण करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है भी? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए भाई। ऐसी सीरीज पेपर में कई बार पूछ ली जाती है, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। देखो सीरीज क्या है, 1
2, 10, 37 एंड नेक्स्ट क्या आएगा ये हमें बताना है, नेक्स्ट क्या आएगा ये हमें बताना है। अब पहली चीज तो ये देखो कि किस तरह से यहां पर पैटर्न चल रहा है। यहां से यदि हम देखें, इनका डिफरेंस है 1 का, इनका डिफरेंस देखो भाई कितने का, आप कहेंगे सर 8 का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितने का, आप कहेंगे सर 27 का डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस है। अब आपके माइंड में दो चीजें चलेंगी, क्या, एक तो ये चलेगी सर ये तो सब क्यूब है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो यहां पर 4 का क्यूब 64 होना चाहिए। और यदि मैं 64 ऐड करता हूं तो कितना बनता है, 64 यदि हम ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है, कितना भाई, 101। क्लियर, तो करेक्ट आंसर ही क्या हो जाएगा, 101, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भाई हमेशा ये बात याद रखिए कि पहला टारगेट आपका बस इतना होना चाहिए कि क्या वो पैटर्न फॉलो कराए, इसका डिफरेंस निकालने की कोशिश आप कीजिए। देखो यदि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं या प्राइम नंबर्स हैं या क्यूब है तो तब उसकी तरफ टारगेट कीजिए, अदरवाइज सबसे पहले डिफरेंस की तरफ, इनका जो डिफरेंस है वो कितना चल रहा है। यदि हमें यहां से पैटर्न नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट उसकी तरफ चल जाता है। क्लियर, तो ये सारे के सारे क्या थे, परफेक्ट क्यूब थे, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा भाई, 101 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, फाइंड द ओड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। ये जो नंबर दिए हैं इनमें ओड नंबर कौन सा, अलग कौन सा है, जैसे 123, 234, 129 एंड 148, ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है। क्लियर है, इसमें से अलग कौन सा है ये पहचानना है, इनमें से अलग कौन सा है। अब देखो यहां पर या तो भाई प्राइम नंबर या कुछ ना कोई ऐसा लॉजिक लगेगा, तो ये प्राइम नंबर तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो वो वाला लॉजिक भूल जाइए। इवन ओड का भी नहीं लगा सकते क्योंकि 2 इवन है तो 2 ओड है, इवन ओड का भी नहीं लगेगा। फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी के मल्टीपल का हम लॉजिक लगा सकते हैं। देखो भाई ये वाला नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, पूरा 3 से हो रहा है। ये वाला नंबर भी यदि आप देखें तो 3 से डिवाइड हो रहा है। ये वाला नंबर भी हमारा 129 भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो कहने का मीनिंग है ये तीनों जो है, ये तीनों 3 के मल्टीपल हैं, लेकिन 148 3 का मल्टीपल नहीं है। तो अलग कौन सा हुआ भाई, 148 इसमें अलग है। तो करेक्ट आंसर इज 148 इज द करेक्ट आंसर, 148 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है Q इज द ओनली चाइल्ड ऑफ M, ओनली चाइल्ड। देखो इसका मीनिंग, देखो ओनली डॉटर बोलता है तो इसका मीनिंग बेटी एक है, बेटा हो सकता है। ओनली सन बोलता है तो बेटा है, बेटा एक ही है, बेटियां हो सकती है। लेकिन जब इसने बोला ओनली चाइल्ड तो इसका मीनिंग एक ही बच्चा है। अब ये नहीं बताइए बेटा है या बेटी है। Q इज द ओनली चाइल्ड ऑफ M, M का इकलौता बेटा है, इकलौता चाइल्ड है, ओनली, ठीक है ना, ओनली चाइल्ड हम ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसका मीनिंग Q का कोई भी ब्रदर या सिस्टर नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे लिखा हु इज सिस्टर ऑफ K। अब ये हु किसके बारे में बताता है, हु हमेशा उसके बारे में बताता है जो जस्ट उससे पहले है। उससे पहले कौन आया अभी, M। तो M के बारे में क्या बताया कि M है, M जो है वो किसकी सिस्टर है, K की सिस्टर है। इट मीन्स M एक फीमेल है और किसकी सिस्टर है, ये सिस्टर है भाई K की सिस्टर है। क्या भाई, K की सिस्टर है। क्लियर। अब इसने कहा इफ P इज द फादर ऑफ M, P M के फादर है, P M के फादर है, P M के फादर है, P इज द फादर ऑफ M, P M के क्या है, फादर, P M के क्या है, फादर हैं। तो आपसे ये पूछा गया है, P M के फादर है, तो आपसे पूछा है हाउ P इज रिलेटेड टू Q, P का रिलेशन Q के साथ क्या है। अब एक बात बताइए, Q चाहे लड़का है या लड़की, इसकी मदर तो ये होगी और मदर के फादर इट मीन्स नाना। भाई मदर के फादर को क्या बोलते हैं भाई, नाना। और नाना के लिए वर्ड क्या यूज होगा भाई यहाँ पर, ग्रैंडफादर। तो करेक्ट आंसर इज ग्रैंडफादर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो मैटरनल ग्रैंडफादर होता तो हम उसको कर देते, लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है तो हम ग्रैंडफादर को टिक कर देंगे। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए। हाँ देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि यदि आपको इनकी नॉलेज नहीं है तो ये आप 100% गलत करके आएंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डाल दो इसको भी। देखिए आपको वेन डायग्राम बनाना है किसमें, नोबल प्राइज
मैथमेटिशियन और फिजिशियन। अब देखो, याद रखो, जो नोबेल प्राइज़ है वो किसे दिया जाता है भाई? हैं, जो नोबेल प्राइज़ है वो भौतिक वैज्ञानिक को तो दिया जाता है, फिजिक्स को दिया जाता है, इस क्षेत्र में होता है, लेकिन मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं होता। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं होता। तो इसका जो वेन डायग्राम हमारा बन के आएगा, इट मीन्स यहाँ पर मैथमेटिक्स में तो कहीं नोबेल प्राइज़ नहीं है, मैथमेटिक्स के बेस पर नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो वेन डायग्राम होगा कुछ इस तरह से होगा। क्या? देखो भाई, जो नोबेल प्राइज़ है, जो नोबेल प्राइज़ विनर है, देखो कैसे कहा, नोबेल प्राइज़ विनर जो है वो क्या हो सकता है भाई? फिजिक्स वाला तो हो सकता है, लेकिन मैथमेटिशियन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता भाई? मैथमेटिशियन नहीं हो सकता। तो अब आप ही सोचकर बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा इसका सही आंसर आना चाहिए। क्या पहला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा बनेगा। इसका सही आंसर कौन सा बनेगा ये आपको जल्दी से बताना है, ठीक है ना? फटाफट बताइए। देखो भाई, हम जब यहाँ पर नोबेल प्राइज़ और की बात कर रहे हैं, मैथमेटिशियन की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियन को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के बेस पर नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है, तो फिजिक्स के बेस पर। तो इसका मीनिंग ये जो फिजिक्स हुआ ये नोबेल प्राइज़, तो कुछ नोबेल प्राइज़ ऐसे हैं जो फिजिक्स के बेस पर दिए जाते हैं, और मैथमेटिक्स इसमें क्या हो जाएगा? मैथमेटिशियन जो है वो अलग हो जाएगा, उसको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता मैथमेटिक्स के बेस पर। तो ये मैथमेटिक्स है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो भैया आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी तभी आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसने कहा कि भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी सन्स डज ए हैव? ए के कितने बेटे हैं? ए के कितने बेटे हैं? अब इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें 2 स्टेटमेंट दी गई है। अब पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है कि भी ए इज द फादर ऑफ बी। पहली के हिसाब से यदि हम चलते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ए इज द फादर ऑफ बी। ए बी के फादर है, ए बी के क्या है? फादर है। ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के फादर हैं। चलिए ये बात समझ में आया। एंड ही इज द ओनली वन डॉटर एंड ही हैज ओनली वन डॉटर। उसके केवल एक ही बेटी है। अब देखो यहां से बेटी तो एक ही है, बेटा इसका मीनिंग हो सकते हैं, तो अभी यहां से तो कंफर्म नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। आगे इस दूसरे पहले वाले से तो अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने पूछा कि ए के कितने पुत्र हैं। दूसरे यदि स्टेटमेंट की बात करते हैं, सी एंड डी आर ब्रदर। सी एंड डी जो हैं आपस में क्या है? दोनों ब्रदर हैं। तो आप एक बात सोचो, सी और डी आपस में क्या है? ब्रदर हैं, भाई हैं। तो आपने एक बात नोट की होगी कि सी एंड डी का यहाँ पर ए के साथ कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया, कोई यहाँ पर लिंक नहीं दिया गया। तो आप दोनों को मिलाकर भी ये आंसर नहीं दे पाएंगे कि ए के कितने बेटे हैं, ठीक है ना? हाउ मेनी सन्स डज ए हैव, तो ए के कितने पुत्र हैं, इसका जवाब दोनों को मिलाकर भी नहीं दे पाएंगे। तो दोनों मिलाकर भी ये जो डाटा है, इट मीन्स इस डाटा में जो 2 स्टेटमेंट दी हैं, दोनों स्टेटमेंट मिलाकर भी वो सफिशिएंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब इसने कहा W इज द ब्रदर ऑफ T। W T का क्या है भाई? ये देखो भाई, ऐसे लिख लेते हैं। याद रखो सेम जनरेशन के लोगों को हमेशा एक ही लाइन में लिखना है। W इज द ब्रदर ऑफ T। W T का क्या है? W T का क्या है? ब्रदर है। W T का ब्रदर है, इट मीन्स W क्या है? मेल है। हु हैज ओनली वन सिस्टर। अब हु किसके बारे में बता रहा है? T के बारे में। T के एक ही सिस्टर है, ओनली वन सिस्टर N। इसके एक ही सिस्टर है N, इसकी सिस्टर है N, इसकी क्या है? सिस्टर है। अब इसने कहा हाउ N रिलेटेड टू द डॉटर ऑफ W। N जो है वो W की डॉटर के साथ कैसे रिलेटेड है, ये नहीं बताया गया कि कौन है, लेकिन W की जो डॉटर है उसके साथ N कैसे रिलेटेड है। अब एक बात बताओ भी मुझे, यहां से
इसके फादर ये होंगे भाई, इस जो ये लड़की है ये डब्ल्यू क्या होंगे, इसके फादर, और फादर की क्या है ये एन क्या है, सिस्टर, और फादर की सिस्टर को क्या बोलते हैं भाई, बुआ बोलते हैं। इट मीन्स पैटर्नल आंट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, पैटर्नल आंट जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज पैटर्नल आंट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए भाई, हाँ अब आपको बताना है, सेलेक्ट करना है इसमें से कौन सी फिगर बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको हमेशा बताया कि ये जो डॉट है आप वो उनकी पोजीशन देखिए, वो जो डॉट है कितनी फिगर में वो कॉमन है। यदि मैं इस डॉट की बात करता हूं, ये वाला डॉट, एक तो भाई इसमें इस स्क्वायर में और इस सर्कल में दो में कॉमन है। अब देखो हमें वही देखना है, और ये वाला जो डॉट है तो जितने भी फिगर है सभी में कॉमन है। सर्कल हुआ और ये हमारा हुआ पेंटागन टाइप है भाई, ये स्क्वायर है, सर्कल है, इन सभी में कॉमन है। तो हमें दोनों डॉट्स के बारे में देखना है कि एक डॉट ऐसा आना चाहिए जो सभी में कॉमन हो और एक डॉट केवल सर्कल और स्क्वायर में। अब ये बताओ, इसको यदि आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें कहीं ऐसी पोजीशन है फर्स्ट ऑप्शन में, क्या सर्कल और स्क्वायर के बीच में कहीं कॉमन पार्ट है जो केवल सर्कल और स्क्वायर में हो? आप कहेंगे सर है, ये रहा, जहां पर देखो मैंने पॉइंट लगा दिया, ये रहा। दूसरा, अब क्या इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट है जो जहां तीनों में कॉमन हो? तो जहां तीनों में कॉमन है वो ये रहा, ये रहा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कौन सा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है भी जो आपने नहीं किया होगा पहले तो जल्दी से इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब इसमें ऑड वन बताना है, इसमें से अलग कौन सा। देखो भाई पहला विकल्प क्या दिया है, हम जरा उसको देखते हैं। हमें दिया है भी 4, 180 और ये 5, ये हमें दिया हुआ है। अब यहां से यदि आप देखते हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट से देखो, यदि मैं यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 180 डिवाइडेड बाई 4 पंजे 20, तो 20 से कितनी बार भाई 9 टाइम, तो 9 आ गया। लेकिन क्या 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 + 5 9 होता है, 4 + 5 भी क्या होता है 9 होता है। क्लियर। अब जरा यहां से देखते हैं भी, यहां से आता है भी 1980 है और इसके लेफ्ट में है कितना 9 और राइट में कितना है भाई 11। क्लियर है। तो 1980 अपॉन में कितना भाई 11 9 = 99, कितने टाइम्स कैंसिल 20 टाइम्स कैंसिल, तो 20 आया। अब 20 क्या इन दोनों का सम 20 बनता है, तो 9 + 11 = कितना भाई 20 बना। क्लियर है, 9 + 11 कितना बना भाई 20 बना। तीसरा देखो 21 5 6 7 0 9। अब यहां से देखते हैं भाई 5 6 7 0 अपॉन में कितना आ जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट यदि आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 189। और कितनी बार ये कैंसिल होता है भाई, ये कैंसिल हो जाता है भाई 30 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। इनका सम जो आ जाता है भाई वो कितना आता है भाई 30 आता है। और 30 को मैं लिख सकता हूं 21 + 9, 21 + 9, इट मीन्स इनका सम। ठीक है, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं होता क्योंकि यहां पर 41369 को डिवाइड किया 8, तो 369 डिवाइडेड बाई किससे हम डिवाइड करेंगे, 8 1 = 8, 8 8 चौक 32। तो लेकिन ये तो इससे पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हमारे हिसाब से आना क्या चाहिए था, 49 टाइम्स कैंसिल होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो इसमें अलग कौन सा हुआ, यही वाला पार्ट इसमें क्या हुआ, अलग हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन फिर आया भी, इसमें आपको बताना है कि इसमें हाँ कौन सा सही ऑप्शन है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। अब देखो इस बिंदु के हिसाब से हमें जवाब देना है। यहां पर ये जो पॉइंट है कि कौन कौन सी फिगर में कॉमन है, आप कहेंगे सर एक तो इस ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अब क्या यहां पर यदि आप इस वाले को देखते हैं, क्या इस वाले फिगर में
इन दोनों ट्रायंगल के बीच में कोई ऐसा पार्ट है जो इन दोनों ट्रायंगल में ही कॉमन हो? कोई ऐसा पार्ट इस फिगर में कोई ऐसा पार्ट है जो इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें यदि आप देखते हैं, दो सेकंड वाले ऑप्शन में देखते हैं, क्या इसमें ऐसा है जो इन दोनों ट्रायंगल के बीच में ही कॉमन हो? बिल्कुल भी नहीं है। तो सेकंड में नहीं हुआ, फर्स्ट भी नहीं हुआ। थर्ड की यदि मैं बात करता हूं, थर्ड ऑप्शन में मेरे पास ऐसा ऑप्शन पार्ट यहां है। यहां पर देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पर आ सकता है क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के बीच में ये पॉइंट आ सकता है। तो इनमें कॉमन पार्ट ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भाई क्या लिखा है। अब क्या करना है, इन ये जो 5 वर्ड है इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो आपसे पूछा है फाइंड विच वर्ड विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट। राइट से थर्ड कौन सा होगा ये आपको बताना है। राइट से थर्ड का हमें बताना है, ठीक है ना। राइट से थर्ड, तो राइट से थर्ड का मीनिंग हुआ और कैसे अरेंज करना है कि भाई डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो दूसरी पोजीशन पर आता है वो दूसरी। तो राइट से थर्ड हमें बताना है, ठीक है। चलो अब देखो भाई सबसे पहले कौन देखते हैं भाई कितने कितने लेटर सभी में सेम है। IMP 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 IMP, इट मीन्स फर्स्ट 3 लेटर सभी में कॉमन है। तो जो चेंज आया वो 4th लेटर से आया। यहां पर 4th लेटर है O, यहां U, यहां O, यहां R, यहां R। तो इनमें पहले कौन आएगा? आप कहेंगे सर O आएगा। O के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो O के बाद S है, O के बाद R है। तो इनमें कौन सा आएगा? तो आप कहेंगे जो 5th पोजीशन पर है, 5th वाला सबसे पहले आ गया। 5th वाले के बाद आ जाएगा भाई, 5th वाले के बाद आ जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि R है यहां S है, फर्स्ट वाला आ गया। 2 आ गए भाई। अब यहां से O के बाद हमें कौन सा मिलेगा? O के बाद मिलेगा R वाला। अब R के भी हमारे पास, क्योंकि 4th पोजीशन पर R वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब इनमें कौन आएगा भाई? पहले इसमें आएगा भाई सेकंड वाला, क्योंकि यहां पर E है, R के बाद E है, यहां पर R के बाद O है। तो इसका मीनिंग ये सेकंड, फिर आ गया भाई 4th, ये आया सेकंड, ये आया 4th। अब यहां से आता भी फिर बचा कौन है? थर्ड। ये इसका अरेंजमेंट हो गया। इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये होंगे डिक्शनरी में, ये इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। अब आपसे कहा था कि राइट से थर्ड कौन सा है। राइट से थर्ड इट मीन्स ये वाला। राइट से थर्ड पोजीशन पर कौन है भाई? 2 सेकंड वाला। तो और सेकंड वाला कौन सा वर्ड है? इंप्रेसिव। तो इंप्रेसिव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, आपको बताना है भाई इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखिए आपको दिया क्या क्या गया है? MNO, फिर QRS, फिर आता है भाई DEF, और नेक्स्ट क्या होगा ये हमें बताना है। अब एक बात समझिए, M की पोजीशन क्या है? 13th, O आता है भाई 15, N आता है 14, ठीक है ना। कुछ इस तरह से है। ये M ये गलत लिख रहा है भाई, MNO है भाई, MNO है। तो ये 14 हुआ, ये 15 हुआ भाई, MNO, ठीक है ना। QRS, Q कौन से नंबर पर आता है? OPQ, तो ये 17, ये 18 और ये 19। D आता है 4, E आता है 5, F आता है 6। अब देखो यहां से 13 से 17 तो कितना आया अभी? +4 आया। 14 से 18 +4 आया। 15 से 19 +4 आया। तो इन सभी में क्या होता जा रहा है भाई? +4। तो इनमें भी +4 करेंगे। 4 में +4 करेंगे तो भाई 8th पोजीशन पर कौन आता है भाई? आप कहेंगे सर H आता है। इसमें +4 करेंगे तो 9, 5 + 4 9, 9th पोजीशन पर कौन आता है? I आता है। 6 में +4 करेंगे तो 10th पोजीशन पर कौन आता है? J आता है। तो आंसर आएगा HIJ। तो HIJ इज द करेक्ट आंसर। HIJ होगा इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या कहता है जरा उसको समझिए। उसने कहा बैंक को लिखा, बैंक को लिखा कैसे भाई? YZMP, ठीक है। ओपन को क्या लिखा भाई? ओपन को क्या लिखेंगे ये हमसे पूछा है। ओपन को क्या लिखेंगे ये हमसे पूछा है। अब समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर देखिए जरा, देखो भाई
ये B है तो यहां पर क्या है भाई Y है, ये A है तो यहां पर है Z, N है तो यहां M है, K है तो यहां पर क्या है P। तो देख रहे हैं ये सभी के सभी क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है। B का ऑपोजिट होता है भाई Y, A का होता है Z, N का होता है M और K का क्या होता है भाई P। तो ये सब क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहां पर भी क्या होगा, O का क्या हो जाएगा भाई, O का ऑपोजिट होता है भाई L, P का ऑपोजिट क्या होता है भाई, P का K होता है, E का क्या होता है भाई V होता है, N का क्या होता है M होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, LKVM इज द करेक्ट आंसर, LKVM इज द करेक्ट आंसर, LKVM इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताना है भाई लैपटॉप, मदरबोर्ड और कीज जो है इनके बीच में क्या रिलेशन होगा ये बताना है। अब देखो लैपटॉप के अंदर, ये लैपटॉप यदि हमारा है तो भाई एक मदरबोर्ड भी होगा और इसके अंदर कीज भी होंगी। तो कुछ इस तरह का वेन डायग्राम बनना चाहिए जैसे कि हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताना भी ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, राजीव गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी। अब यहां पर इनमें अलग कौन सा है, इनमें अलग यदि हम देखें तो भाई इनमें अलग है भाई राजीव गांधी। क्यों अलग है, ये जो तीनों है प्रतिभा पाटिल और एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी, ये तीनों के तीनों हमारे देश के क्या रहे हैं भाई, राष्ट्रपति रहे हैं। तीनों के तीनों क्या है, राष्ट्रपति, और ये प्रधानमंत्री रहे। तो अलग कौन में भी राजीव गांधी इसमें क्या है, अलग है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है जरा उसको समझिए। उसने कहा पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए वुमेन, एक वुमेन की तरफ इशारा करते हुए अरुण सेड, अरुण ने क्या कहा, शी इज द मदर, शी इज द मदर, इट मीन्स जो वुमेन है वो मदर है किसकी, ऑफ द डॉटर ऑफ माई सन। हाँ, अब माई सन, तो हाउ द वुमेन इज रिलेटेड टू अरुण, जो वुमेन है अरुण से कैसे रिलेटेड है। अब देखो हमेशा जब कभी क्वेश्चन आए तो जहां पर माई से शुरू, वहां से शुरू कीजिए, जहां पर माई वर्ड लिखा हो वहां से शुरू कीजिए। माई सन, अब ये माई वर्ड बोलने वाला कौन था भाई, ये अरुण था, ये अरुण हुआ। माई सन, अरुण का सन मान लेते ये है। फिर ऑफ द डॉटर, इसकी डॉटर, इट मीन्स अरुण के बेटे की बेटी, इट मीन्स अरुण की पोती हो गई। फिर यहां से उसने कहा सी इज द मदर ऑफ द डॉटर, इट मीन्स इसकी क्या है, इसकी मदर है। इट मीन्स जो ग्रैंड डॉटर है, अरुण की जो ग्रैंड डॉटर है उसकी मदर है, और उसकी मदर का मीनिंग इसके बेटे की वाइफ, अरुण के बेटे की वाइफ, और अरुण के बेटे की वाइफ यहां से अरुण के बेटे की वाइफ। क्लियर, तो अरुण के बेटे की वाइफ ये हो गई। तो आप ये कह सकते इसको, ये कौन होगा, ये जो है ये जो वुमेन है तो अरुण के बेटे की वाइफ है, और बेटे की वाइफ को हम कहते हैं भाई डॉटर इन लॉ। क्या बोलते हैं भाई, डॉटर इन लॉ। तो करेक्ट आंसर इज डॉटर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसने कहा अमित ट्रेवल्स 15 किलोमीटर इन ए कार, अमित जो है 15 किलोमीटर कार में ट्रेवल करता है एंड देन टर्न लेफ्ट। अब क्या हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ भी, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है अभी कुछ नहीं पता। तो अभी हम मान लेते हैं यहां से वो चलना शुरू किया, 15 किलोमीटर वो चलता है, अमित यहां से चलना शुरू करता है, 15 किलोमीटर ये चला। अभी ऐसे ही चल लेते हैं, 15 किलोमीटर चलने के बाद उसने लेफ्ट में टर्न लिया, लेफ्ट में टर्न लेकर 5 किलोमीटर वो जाता है। कितना किलोमीटर भाई, 5 किलोमीटर वो गया। फिर अगेन फिर लेफ्ट में टर्न लिया और फिर 15 किलोमीटर, यहां से यहां तक वो 15 किलोमीटर वो गया, 15 किलोमीटर गया। क्लियर है। फिर उसने कहा नाउ इफ ही इज इन फ्रंट ऑफ ईस्ट, ईस्ट के सामने, इसका मीनिंग उसका फेस अब ईस्ट में है, और जब अब इस कंडीशन पर उसका फेस ईस्ट में है तो ये वाला ईस्ट हो गया। अब ध्यान देना बेटा, यहीं पर मेन चीज थी, यहां पर ईस्ट हुआ, और जब इधर ईस्ट है तो इसके सामने वाली डायरेक्शन वेस्ट हो गई, और ईस्ट हमेशा नॉर्थ के, हमेशा ध्यान दो,
ईस्ट हमेशा नॉर्थ के राइट में होती है, तो ये नॉर्थ हुआ और ये क्या हुआ भाई, साउथ हुआ। तो ये डायरेक्शन ऐसे हो गई। तो आपसे पूछा है कि इन विच डायरेक्शन वाज ही व्हेन डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी, तो उसने किस डायरेक्शन में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। अब देखो ये जो अमित है वो किधर, इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, जरा यहां पर देखो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम मैप यहां पर भी बना दीजिए। यहां पर आ गया ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो इसका मीनिंग उसने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर इज वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, वेस्ट जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। अब उसने ये वर्ड दिया है, इसका कोड दिया है, ये इसका कोड क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए भी MOSQUITO, इसका कोड हमें दिया है 129। अब ये 129 कैसे बन सकता है, इससे 129 कैसे बन सकता है। देखो यदि हम यहां पर देखें, M जो है, M की पोजीशन आती है अभी 13, O आता है अभी 15 पर, S आता है 19 पर, Q आता है OPQ 17 पर, TU 21 पर, I 9 पर, T 20 पर, O 15 पर। और इन सभी का सम यदि आप करते हैं, इन सभी की पोजीशन का जो सम है, वो पोजीशन का सम कितना आ जाता है, वो आता है हमारा 129। इनकी पोजीशन का सम क्या बनता है भाई, 129। यदि आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आता है, 129 आता है। अब इसी तरह डॉटर वर्ड में देखो UGHTER, इस वर्ड में यदि हम देखें तो इसमें भी सेम पैटर्न हमें फॉलो करना होगा। डी कौन से पोजीशन पर भाई, 4, ये 1, TU 21, G7 ये 8, T 20, E 5 और R 18। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। इन सबको यदि हम ऐड करते हैं तो कितना आता है भाई, 5 ये 21 और 5 26 और यहाँ से 7 33 और 8 कितना भाई 41, 61 61 और 6 5 66 और 10 76 और 76 प्लस 8 84 आ गया। तो इनका जो सम आ रहा है, पोजीशन का सम आ रहा है अभी कितना, 84। तो करेक्ट आंसर इज 84 इज द करेक्ट आंसर। तो 84 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो डॉटर वर्ड का जो कोड है वो क्या है अभी, 84। नेक्स्ट आएगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि माइक्रोवेव ओवन का रिलेशन जैसे हीट के साथ है, तो माइक्रोस्कोप का रिलेशन किसके साथ होगा। तो माइक्रोस्कोप क्या भी सूक्ष्म चीज को देखने के लिए होता है भी, तो मैग्नीफाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, मैग्नीफाई। क्लियर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो इसने हमें कुछ ऐसा दिया है, कंडीशन दी है। इसने कहा भी 5 फ्रेंड्स हैं, ABCDE आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। भाई 5 फ्रेंड हैं, एक सर्कल में बैठे हैं और फेस किधर कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। क्वेश्चन देखो क्या है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कौन है। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मुझे इन दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, या एक ही स्टेटमेंट की, या दोनों की, या दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आ पाता। अब चलिए इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करते हैं, जरा उसको समझिए। हम क्या करते हैं, पहले ये एक सर्कल हमने बनाया, कितने फ्रेंड है भाई 5, 1 2 3 4 और ये 5 हमने ऐसा बना लिया, ठीक है। अब यहां से देखते हैं भाई, हमें तो केवल इसका जवाब देना है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो बी के लेफ्ट में कौन है, इसका जवाब देना है। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, E is second to the left of B, E is second to the left of B, B के लेफ्ट में सेकंड है। मान लो भाई B यहां है, अब जब फेस सेंटर की तरफ है तो B का लेफ्ट होगा ये वाला, लेफ्ट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड, तो E यहां पर आ गया, E यहां पर आया। अब इसने कहा है एंड सेकंड टू द राइट ऑफ C, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ C। अब ये किसके बारे में बता रहा है, ये E के बारे में, क्योंकि बीच में एंड आया, तो एंड के बाद जो स्टेटमेंट शुरू होती है, तो इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में जिसका भी नाम है उसके बारे में वो बता रहा है। ई जो है किसके राइट में सेकंड है भाई, सी के राइट में सेकंड है, तो सी के राइट में सेकंड, तो सी यहां होगा, सी का राइट ये होगा, राइट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड, तभी तो ई यहां पर आ गया। क्लियर। अब देखो क्या इस फर्स्ट स्टेटमेंट से ये पता चला कि बी के लेफ्ट में कौन बैठा है, बिल्कुल भी नहीं पता चला। यहां से हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि बी के लेफ्ट में कौन बैठा है। अब दूसरा स्टेटमेंट यदि हम पढ़ते हैं कि डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी,
डी जो है सी का नेबर नहीं है, डी सी का नेबर नहीं है, तो डी सी का नेबर नहीं है तो डी यहां नहीं आ सकता, तो डी यहां आएगा। तो अब हमें इसका जवाब मिल पाया है, अब इसका जवाब हमें मिल पाया, तो एक नाम बचा है, देखो ए यहां पर आ जाएगा, बन जाएगा ना। तो आंसर देने के लिए मुझे पहले स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ी और दूसरे की भी पड़ी, तभी मैं इसका आंसर दे पाया कि बी के लेफ्ट में कौन है। तो बोथ आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर, तो दोनों स्टेटमेंट की हमें जरूरत है आंसर देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भी, टुगेदर वाला ना, फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। सेलेक्ट ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर अल्टरनेटिव, इनमें से अलग कौन सा भी। देखो यहां से औरंगजेब दिया है, जहांगीर दिया है, अशोक दिया है और अकबर दिया है, ये 4 हमें नाम दिए हैं। अब इन चारों में अलग कौन सा भी देखें तो औरंगजेब जो है, औरंगजेब, जहांगीर और अकबर, ये तीनों के तीनों क्या थे, मुगल शासक थे, ये तीनों के तीनों क्या है, मुगल शासक थे। और अशोक नहीं था भी, ठीक है ना, अशोक मौर्य वंश का था भी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अशोक इज द करेक्ट आंसर। अशोक जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। तो भाई ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन किए, और सारे क्वेश्चन भाई ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप इन सेशंस को देखते जाइए और सीखते जाइए, कहाँ आप गलती करते हैं, क्या आप, और जैसे आप क्वेश्चन करते हैं ना तो कई बार क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना जवाब देखिए, आपका जवाब क्या है, आपका जवाब क्या सही है या गलत है, फिर आप उसको देखेंगे वीडियो में, आप चेक कीजिए कि आपने जो आंसर दिया है वो सही है या गलत। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यदि आप करते रहेंगे, डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, पेपर सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, पेपर सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, तो ये एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन पेपर सेट जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो इतनी बात का ज़रूर ध्यान रखें कि भाई आप टाइम के अकॉर्डिंग करें। ऐसा नहीं कि आप पेपर सेट पूरा कर रहे हैं, भले 2 घंटे की जगह 3 घंटे ले रहे हैं, 4 घंटे, एक जो ड्यूरेशन है उसकी जो एग्जाम के अकॉर्डिंग आप कीजिए कि भाई हाँ एग्जाम में इतना हमें टाइम मिलता है तो इतने टाइम में हमें इतने क्वेश्चन करने हैं, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, तो वो ये चीज़ें आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो भाई इसकी पीडीएफ मेरा जो टेलीग्राम अकाउंट है वितुल शर्मा स्टडी IQ, मैं वहाँ पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।